हाय फ्रेंड, आज की वीडियो हमारी रोजरी बायोटेक लिमिटेड के ऊपर होने वाली है। इस सिचुएशन में वो अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, तो क्या वर्थ है उस पर इन्वेस्ट करना, तो इस वीडियो में हम देखते हैं। रोजरी बायोटेक लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। तो उस कंपनी को स्टडी करने से पहले हम पूरी इंडस्ट्री की स्टडी करते हैं। अगर हम केमिकल इंडस्ट्री को देखें तो इसके दो डिवीजन हैं। पहला है कमोडिटी केमिकल्स एंड सेकंड है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो कमोडिटी केमिकल्स हैं उसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं प्रोडक्ट के वो बहुत हाई होते हैं। अगर हम इसमें डिग्री ऑफ वैल्यू एडिशन देखेंगे तो बहुत कम है। इसका अगर किन इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है तो वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो क्योंकि इसके अंदर ये हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होता है और लो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से हम मार्केटिंग में इतना ध्यान नहीं देते। अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स देखें तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, मगर हम स्पेसिफिक कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम अपना वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री देखें तो ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैप्चर करता है जिसमें आपका डाइज हो जाते हैं, पिगमेंट्स हो जाते हैं, एडिसिव हो जाते हैं, वाटर सॉल्यूशंस के लिए प्रोडक्ट्स हैं इनके। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन हैं तो रिसर्च में कंपनी को बहुत फोकस करना पड़ता है। एंड सेकेंड थिंग, सिग्निफिकेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है और मार्केटिंग में बहुत फोकस देना पड़ता है। 2013 में क्रिजिल ने केमिकल इंडस्ट्री में स्टडी की थी और उन्होंने 24 कंपनीज में स्टडी की थी। उसमें फाइंड किया था कि जो भी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती थी कंपनी, उनका बॉटम लाइन बहुत अच्छा था एज कम्पेयर टू कमोडिटी केमिकल्स के। और जो कमोडिटी केमिकल्स हैं उनके ऑपरेटिंग मार्जिन स्पेशलिटी केमिकल से अच्छी थी, मगर क्योंकि उसमें कॉस्ट और डिप्रिसिएशन का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, जिससे उनका नेट मार्जिन बहुत कम हुआ। स्पेशलिटी केमिकल्स की बॉटम लाइन कमोडिटी केमिकल से ज़्यादा अच्छी होती है। इंडिया के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड है। अगर आप रिसेंट ईयर में देखोगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट स्पेशलिटी केमिकल्स में बहुत बड़ा है, क्योंकि बाहर के देशों में इन्वायरमेंटल लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड पहले वो चाइना से अपने प्रोडक्ट्स मंगाते थे, मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अभी वो इंडिया को प्रेफरेबल मार्केट समझ रहे हैं। रोजरी बायोटेक लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है जो कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करता है पर्सनल एंड होम केयर, टेक्सटाइल एंड थर्ड है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। ये इंडिया के साथ 17 अदर कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है और ये इंडिया के लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक सिलवासा में सिचुएटेड है एंड दूसरा दहेज गुजरात में है। सिलवासा वाला प्लांट पूरा फुल्ली ऑपरेट कर रहा है और दहेज वाला प्लांट जून से चालू होगा और ईयर के लास्ट तक ये फुल्ली ऑपरेट हो जाएगा। रोजरी बायोटेक 2003 में स्टार्ट हुई थी एज अ पार्टनरशिप फर्म, जिसके पार्टनर थे एडवर्ड एंड सुनील, जिसके पास मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेशलिटी केमिकल्स का। और ये दोनों ने 2009 में इसे कंपनी में कन्वर्ट किया। करंटली ये कंपनी का पैन इंडिया में प्रेजेंस है और इनके पास इंडिया में 206 डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है और 17 कंट्रीज़ में इनके पास 29 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देखें तो ये 3 तरीके के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। उसमें से सबसे पहला है पर्सनल एंड होम केयर। तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्रेलिक पॉलीमर्स के। इनके पास 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और ये कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सोप, डिटर्जेंट, पेपर, वाटर ट्रीटमेंट्स एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में। ये क्लीनिंग केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं जो यूज़ होते हैं एयरपोर्ट में, मॉल में, आपके फूड सर्विस इंडस्ट्रीज़ में एंड कमर्शियल लॉन्ड्रीज़ में। करेंटली कंपनी के पास वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस हैं, मगर ये इस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि ये ब्रूरीज एंड डेयरीज कंपनीज को भी अप्रोच कर सके। इनके कुछ मेजर कस्टमर्स हैं HUL, पैनासोनिक इंडिया, IFB इंडस्ट्रीज एंड RSPL। अगर हम इनका सेकेंड प्रोडक्ट देखें टेक्सटाइल का, तो ये पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें आपका स्टार्टिंग है फाइबर, यार्न टू फैब्रिक, वेट प्रोसेसिंग एंड आपका गारमेंट प्रोसेसिंग। तो ये सभी प्रोसेस के लिए अलग अलग केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं।
कंपनी का मेन फोकस है कि वो इको फ्रेंडली केमिकल्स मैन्युफैक्चर करे, जिससे वो जो करंट केमिकल्स हैं जिसमें बहुत सारे हाईली पोल्यूटेंट्स केमिकल्स हैं उनको रिप्लेस कर सके, जिससे वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना कर सके। इनके पास 1500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इनके मेजर कस्टमर्स हैं रिलायंस ट्रेंड्स, अरविंद, रेमंड्स, अश्नू टेक्सटाइल्स एंड भास्कर इंडस्ट्रीज। इन्होंने अपना बिजनेस एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में भी डाइवर्स करके रखा है। इनके पास मोर देन 100 प्रोडक्ट्स है इस सेगमेंट के लिए, जो सारे एज के पेट्स के लिए होते हैं। ये मेनली सप्लीमेंट्स एंड पेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके मेजर कस्टमर है अवंती फीड्स, वेंकी, स्नेहा फार्म। ये कंपनी का हम इशू डिटेल्स देखेंगे तो ये कंपनी 500 करोड़ रेस करने वाली है, जिसमें से 50 करोड़ ये फ्रेश कैपिटल के थ्रू रेस करेंगी और बाकी के जो एग्जिस्टिंग 1.05 करोड़ शेयर है वो मार्केट में सेल करेंगी। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस आईपीओ से, फर्स्ट वो 65 करोड़ का डेट रीपेमेंट करने वाली है। सेकेंड वो 50 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेंगी और बाकी के जो रिमेनिंग पैसे होंगे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ होंगे। अगर हम लोग इशू प्राइस देखते हैं तो इसका प्राइस बैंड है 423 से 425 रुपीज़ का। अगर लॉट साइज देखेंगे तो 35 के लॉट साइज में आप इसको बाय कर सकते हैं। प्री प्रमोटर होल्डिंग 95.1% है, जो आईपीओ के बाद 72.7% हो जाएगी। अभी तक तो हमने कंपनी के बारे में फोकस किया, मगर अभी हम कंपनी के रिस्क फैक्टर्स में फोकस करेंगे। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है इनका कोविड-19 का, इसको मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड है जो इनका मेजर रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ भी इफेक्ट पड़ेगा तो इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इफेक्ट आया है, तो इनके इस क्वार्टर में इसका इफेक्ट दिखेगा। अगर हम थर्ड रिस्क देखें तो 53.72% इनका जो रेवेन्यू है वो टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, तो अगर कोई भी कस्टमर पे इफेक्ट पड़ेगा तो इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। फोर्थ रिस्क जो इनका है, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सिलवासा में सिचुएटेड है, तो अगर सिलवासा में कोई स्लो डाउन आता है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे इफेक्ट पड़ता है तो पूरी कंपनी में इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो इनका फिफ्थ रिस्क है, रेवेन्यू का 60 to 65% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। अगर फ्यूचर में रॉ मटेरियल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो इनके रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए कोविड-19 का इम्पैक्ट देखते हैं तो जो 10 मार्च के जो 10 दिन थे उसमें इन्होंने एक भी रेवेन्यू नहीं कमाया। 50 और जो अभी करंट जो प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ 50 to 55% हो रही है, क्योंकि इनके पास अभी प्रॉपर लेबर और जो इनका लॉजिस्टिक सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है। मगर कोविड-19 की वजह से इनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ कि इनका एक सेगमेंट है पर्सनल केयर का, पर्सनल केयर एंड क्लीनिनेस में। कोविड-19 के बाद लोग अपने हाइजीन पे बहुत फोकस दे रहे हैं और इनका जो सेगमेंट है वो उधर से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इनका दहेज वाला इनका जो गुजरात में दहेज वाला प्लांट है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो प्लांट पोर्ट के बहुत नज़दीक सिचुएटेड है। अगर इनको कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो 3 साल में सेल्स एवरेजली 34.7% से इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट भी 66% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम ईपीएस देखें तो कांस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है और इनका आरओई एवरेज 36.4% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम रोजरी बायोटेक का अगर शेयर प्राइस देखेंगे, अगर ये अपर बैंड में लिस्ट होगा तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 32 पे ट्रेड करेगा। अगर हम इसके पीयर इंडस्ट्री में अगर इसको कंपेयर करेंगे, ये सबसे ज़्यादा है। जो इसकी पीयर कॉम्पिटिटर है जैसे आरती इंडस्ट्री हो गई, अतुल इंडस्ट्रीज़ है, ये सबके पी 30 से नीचे हैं। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में ये जो पी है वो बहुत हाई पी में लिस्ट होगा। आई होप अपने पैसे आप सेव करेंगे और इस आईपीओ में नहीं लगाएंगे। वेडनेसडे या थर्सडे को मेरी एक और वीडियो आने वाली है रिलायंस के ऊपर। अगर आपको रोजरी बायोटेक लिमिटेड आईपीओ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा।
एंड तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड। बाय।